हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट 2024 के बारे में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही जल्द आप लोगों को झारखंड टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसियाँ जो हैं वो आने वाली हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं झारखंड टेट की बात करें या झारखंड टीजीटी की बात करें। झारखंड टीजीटी की बात करते हैं, और टीजीटी में अभी मैं आप लोगों को किन चीज़ों की क्लासें कराऊंगा। अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र की क्लासें मिलेंगी आप लोगों को। लेखा शास्त्र की क्लासें बिल्कुल सिलेबस के वाइज, जो सिलेबस है आप लोगों का उसी के हिसाब से मिलेंगी। और व्यावसायिक अध्ययन, जैसे हम लोग बिजनेस स्टडी कहते हैं, तो उनकी भी क्लासें आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र और मैं आप लोगों को व्यावसायिक अध्ययन की क्लास, बिजनेस स्टडी जिसे कहते हैं, और लेखा शास्त्र की क्लासें भी आप लोगों को बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। ठीक है, आप लोगों को आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं झारखंड टेट में, और मैंने सिलेबस भी आप लोगों को पहली क्लास में बता दिया है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए आप लोग। और डिटेल जो सिलेबस है, जब आएगा नोटिफिकेशन तब मैं आप लोगों को डिटेल सिलेबस बता दूंगा। अभी फिलहाल मैंने आप लोगों को पिछली बार के हिसाब से आप लोगों को सिलेबस बता दिया है। सामाजिक अध्ययन में हम लोगों को इतिहास तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस साथ में भूगोल भी पढ़ना है। हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, इनके टॉपिक के एमसीक्यू करेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्लास नंबर हम लोगों की 2 रहने वाली है, और ये एमसीक्यू की प्रकार की क्लास से रहने वाली है। अगर आप लोगों को डिटेल क्लास करनी है तो बता दीजिए, मैं डिटेल क्लास भी करवा सकता हूँ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों का ये पार्ट 2 रहने वाला है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये पार्ट 2 किया है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में टेराकोटा मॉडल कहाँ पर मिले थे। जो टेराकोटा हल मॉडल हैं वो कहाँ पर मिले थे। वनावली में मिले थे, कश्मीर में मिले थे, या फिर अमृतलाल में मिले थे, या फिर लोथल में मिले थे। तो याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल जो है वो हमें कहाँ से मिले थे, तो वो हमें बनावली से मिले थे। कहाँ से मिले थे? बनावली से मिले थे। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हमें कहाँ से मिले थे। बनावली जो है वो हड़प्पा सभ्यता से टेराकोटा हल हमें प्राप्त हुए हैं। अब ये कहाँ पर है बनावली? तो ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, और बनावली जो है वो भी हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पर है? तो हरियाणा में हिसार में। सुना होगा आप लोगों ने हिसार किस जिले में है? तो हरियाणा के हिसार जिले, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, 2 में लिखा हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी। तो धोलावीरा में खुदाई किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो R.S. बिष्ट साहब ने की थी, M.S. वत्स साहब ने की थी, या फिर R.D. बनर्जी साहब ने की थी, या फिर S.R. राव ने की थी। तो इसका राइट आंसर जो है धोलावीरा जो है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो याद रखिए कि धोलावीरा जो है वो किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि R.S. बिष्ट साहब ने की थी। तो कब की थी? 1967-68 में। 1967-68 में खुदाई की थी। ठीक है, उत्खनन कब किया था? खुदाई जो है वो 1967-68 में की गई थी। तो इनमें से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई की थी?
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, R.S. बिष्ट ने 1967-68 में की थी। लेकिन अगर पूछा जाता है कि और 1990-91 में क्या हुआ था, तो 90-91 में इसका जो है उत्खनन हुआ था। क्या हुआ था, उत्खनन हुआ था, उत्खनन, खुदाई पूछी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और धोलावीरा कहाँ पर है, तो धोलावीरा जो है वो गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियों वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो धोलावीरा अभी मैंने बताया है गुजरात में, और लोथल भी कहाँ पर है अपना, तो ये भी गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि धोलावीरा और लोथल की प्राचीन जो हड़प्पा बस्तियां हैं वर्तमान भारतीय राज्य में किस में स्थित हैं, तो ये गुजरात में स्थित हैं। धोलावीरा कहाँ पर है, तो धोलावीरा जो है वो कच्छ के रण में है, कच्छ के रण में है, ठीक है। और बात करते हैं लोथल की, और लोथल जो है वो बंदरगाह है और वो खंबात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी पर है, ठीक है। तो भोगवा नदी पर के किनारे पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि हड़प्पा स्थल पर खाली स्थान हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो हड़प्पा स्थल पर हल रेखा, तो हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के जो हैं, हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो कालीबंगा से, बनावली से, लोथल से या धोलावीरा से। तो याद रखिए कि हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के जो निशान खोजे गए थे तो वो कालीबंगा से खोजे गए थे। और कालीबंगा जो है वो अगर बात करते हैं कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। और कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है भैया, तो ये है घग्गर नदी पर। कौन सी नदी पर है, तो ये घग्गर नदी पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कि ए ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भी बातें मुझे बतानी है वो मैं आप लोगों को, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करानी है, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप लोगों को डिटेल पढ़ना है, एक एक बात मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी। तो एमोराइट, एलामाइट, सुमेरियन या अकाडियन, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो है मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, तो इसका राइट आंसर है कि सुमेरियन जो है वो इसकी भाषा नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्वेश्चन इसका राइट आंसर सही हो जाएगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास है वो दजला एवं फरात नदियों के किनारे वर्तमान जो है वो इराक और ईरान, किसमें, इराक और कुवैत, इराक और कुवैत ये देश हैं, ठीक है, के क्षेत्र में हुआ था। इनका विकास जो है कहाँ पर हुआ था, तो इनका विकास जो है वो ईरान और कुवैत के क्षेत्रों में हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसमें ये भी क्वेश्चन हम लोगों को नोट डाउन करना है कि मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है, ठीक है।
तो मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। इसे कौन सी युगीन सभ्यता? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल। जो बातें बतानी है वो तो मुझे आप लोगों को बतानी ही है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हो सकता है आप लोगों को ये मालूम हो, मानते हैं, लेकिन मुझे जो बतानी है तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? और रंगपुर की बात करते हैं, कौन सा राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि रंगपुर हमारा राजस्थान में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर हरियाणा में है। तो हड़प्पा कालीन जो है रंगपुर, वो कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो है वो हड़प्पा स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात से खोजे गए हैं, ये भी बात मालूम है। और रंगपुर जो है वो कौन सी नदी पर है? तो भादर नदी पर है। तो ये कौन सी नदी पर है रंगपुर? तो ये भादर नदी पर है। भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई जो है वो कब हुई थी? तो 1953 और 54 में। 1953 और 54 में इसकी हुई थी। ये रंगनाथ ने की थी। जो एक रंगनाथ साहब थे, उन्होंने इसकी खुदाई की थी। तो ये जो बातें हैं, ये बातें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि रंगपुर से क्या क्या मिला था। तो रंगपुर से मिलने वाली चीज़ें क्या क्या हैं? तो रंगपुर से मिलने वाली चीज़ें हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, दुर्ग, ठीक है। नालियां क्या मिली हैं? नालियां, ठीक है, नालियां मिली हैं। मृद भांड मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। बांट मिले हैं, बांट जिससे हम लोग तौलते हैं। पत्थर मिले हैं, पत्थर के फलक मिले हैं, पत्थर के फलक मिले हैं, आदि बहुत सी चीज़ें मिली हैं। ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ पर धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं? धान की भूसी, धान की भूसी के ढेर, धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं। तो ये बातें जो हैं वो रंगपुर के बारे में बता दी, ठीक है। 7 नंबर में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक मतलब कि किसके पास आसपास बने होते थे? तो ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों से पूछा है। तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन के आंसर दिया कीजिए, ठीक है, जिससे मैं और मोटिवेट हो सकूं और मैं आप लोगों को और क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकूं। तो यहाँ पर कुरे होते थे, अंगीठी होती थी, यहाँ पर कुएं लिखा हुआ है, कुएं होते थे, अंगीठी होती थी, आंगन होते थे या फिर पानी की टंकी होती थी। मतलब कमरों के आसपास, जैसे मान लो ये आंगन है, ये आंगन है और इसके आसपास जो है वो कमरे बने हैं, इसके आसपास जो है वो कमरे बने हैं। ये इस प्रकार से हड़प्पा के जो स्थल के घर हैं वो इस प्रकार से मिले हैं, आंगन, और आंगन के आसपास में क्या मिले हैं? कमरे मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और 2 मंजिला जो मकान है, ज़्यादातर 1 मंजिल या 2 मंजिला मकान मिले हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता है और घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है। तो ये बातें जो बातें हैं वो मैंने वर्बली बता दी हैं। हर चीज़ को लिखकर याद नहीं होती है, कुछ चीज़ें सुनने से भी याद हो जाती हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिका पाई गई थी? तो अग्नि वेदिका हम लोगों को कहाँ पर पाई गई थी? पादरी में, लोथल से, भगत राव से या फिर मांडा से? तो कहाँ से पाई गई थी? तो याद रखिए, कहाँ से पाई गई थी अग्नि वेदिका? बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, लोथल से पाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि
टिंगरिथ यूक्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। तो क्या कहते थे? मगन कहते थे, मेलुहा कहते थे, सुमेरियन या फिर बेबीलोन कहते थे। तो वो क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो वो क्या कहते थे? मलुहा कहते थे, मिलुहा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को भागों में, कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग जो है विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। प्रत्येक भाग जो है वो विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा था। तो ये बताना है कि हड़प्पा स्थल में जो अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था, पहला क्वेश्चन। और प्रत्येक भाग जो है पत्थरों की दीवारों से घिरा था। तो वो 5 भागों में विभाजित था, 2 भागों में विभाजित था, 3 भागों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर है कि कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। और कौन कौन से भाग थे? ठीक है, तो एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। एक नंबर 1 में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला था दुर्ग टीला। दूसरा जो भाग है उसमें थे मध्यमा, उसे कहते थे, क्या कहते थे? मध्यमा। और मध्यमा में कौन लोग रहते थे? व्यावसायिक वर्ग के निवास के लिए। किसके निवास के लिए? तो व्यावसायिक वर्ग के निवास के लिए, व्यावसायिक वर्ग के निवास के लिए। ठीक है। और जो तीसरा जो भाग है उसमें क्या था? तीसरा भाग क्या था? उसे कहते थे पूर्वी टीला। तो ये 3 भागों में विभाजित था। कौन सा नगर? तो धोलावीरा एक शहर ऐसा था, मात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि हरियाणा में था हम लोगों का राखीगढ़ी, और एक और था हम लोगों का, कौन सा था बताइए? कि हरियाणा में एक और कौन सा था? बनावली। कौन सा था? बनावली। तो हरियाणा में मैंने 2 बता दिए आप लोगों को, एक है राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर देखो, कालीबंगा कहाँ से है? तो कालीबंगा भैया अपना राजस्थान से है, राजस्थान से है। लोथल कहाँ से है? तो लोथल तो हम लोगों का गुजरात से है, गुजरात से है। और धोलावीरा कहाँ से है? तो ये भी हम लोगों का कहाँ से है? तो ये भी हम लोगों का गुजरात से है। धोलावीरा कहाँ से था? तो धोलावीरा जो है वो गुजरात से था। और लोथल कहाँ से था? तो लोथल भी हम लोगों का गुजरात से था। कालीबंगा राजस्थान से। और राखीगढ़ी कहाँ से है? तो राखीगढ़ी हम लोगों का हरियाणा से। तो इस प्रकार से याद करेंगे तो हम लोगों को याद भी हो जाएंगे, बार बार रिवीजन करने से याद होते हैं, लिखने से याद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। किसका उपयोग करके बनाई गई थी? तो पत्थर का उपयोग करके बनाई गई थी, सोना का उपयोग करके बनाई गई थी, टेराकोटा का उपयोग करके बनाई गई थी, या फिर कांसा का उपयोग करके बनाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध जो है नृत्य करती हुई लड़की का जो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वो किस सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांसा का उपयोग करके बनाई गई थी। बिल्कुल सही आंसर है कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो दैमाबाद हम लोगों का कहाँ पर था? तो दैमाबाद जो था वो हम लोगों का गुजरात में था। कहाँ पर था? गुजरात में। ये मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर था? तो ये दैमाबाद जो है वो गुजरात में था। दैमाबाद हम लोगों का महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है, महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी पर था? तो कौन सी नदी पर था महाराष्ट्र में?
महाराष्ट्र में कौन सी नदी पर था? गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर था। अब गोदावरी नदी को और क्या कहते हैं? तो गोदावरी जो नदी को हम लोग और क्या कहते हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदी को क्या कहते हैं? सहायक नदी जो है वो प्रवरा नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दैमाबाद जो है वो इसी नदी पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवरा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगी। दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है और ये हम लोगों का सबसे, अगर कहा जाता है, अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि जो दैमाबाद है वो महाराष्ट्र में है, कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी भी ऑप्शन में मिल सकता है, क्योंकि गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? प्रवरा नदी है। तो दैमाबाद सबसे दक्षिणतम बिंदु है हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? भारत में स्थित है, ये तो अफगानिस्तान में है। सौरतोई जो है वो अफगानिस्तान में है, ठीक है, अफगानिस्तान में है। गवरीवाला दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, और मोहनजोदड़ो हम लोगों का पाकिस्तान में है। तो हम लोगों को भारत में पूछा है, तो भारत में भैया कौन सा है? तो भारत में है हम लोगों का दैमाबाद जो है वो भारत में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? अब देखो, मोहनजोदड़ो भैया सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर है। रोपड़ भी हम लोगों का सिंधु नदी पर है, रोपड़ भी हम लोगों का कौन सी नदी पर है? तो रोपड़ जो है वो हम लोगों का, रोपड़ जो है, चनहुदड़ो हम लोगों का सिंधु नदी पर है, और कोटदीजी भी हम लोगों का सिंधु नदी पर है। एकमात्र स्थल जो है वो सिंधु नदी पर नहीं है, तो वो है रोपड़। रोपड़ जो है ये हम लोगों का सिंधु नदी पर है, कोटदीजी भी हम लोगों का सिंधु नदी पर है। रोपड़ जो है वो हम लोगों का कौन सी नदी पर अगर बात करते हैं, रोपड़ जो है वो सिंधु नदी पर नहीं है, तो वो कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। और कौन सी नदी पर है? सतलज नदी, सतलज नदी पर है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो नागेश्वर, और ये लिखा हुआ है नागेश्वर लिखा हुआ है, चनहुदड़ो लिखा हुआ है, चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो, मांडा या कालीबंगा। तो कालीबंगा तो हम लोगों का राजस्थान में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसी का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 16 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में कौन सा स्थित है? कालीबंगा, ठीक है। चनहुदड़ो कहाँ पर है? चनहुदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक है। नागेश्वर कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। नागेश्वर कहाँ पर है? तो नागेश्वर जो है वो हम लोगों का कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। और मांडा कहाँ पर है? और मांडा की बात करते हैं तो ये हम लोगों का मांडा जो है वो पंजाब में है शायद, ठीक है। चलो देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? जुताई वाले क्षेत्र के जो वो साक्ष्य मिले हैं तो वो हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, चनहुदड़ो से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, या फिर हड़प्पा से मिले हैं। तो जुताई के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो हमें कालीबंगा से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 18 नंबर में कि सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BC में किस पुराने फारसी शब्द का
उपयोग किया जाता था। तो सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए छठी या पाँचवीं शताब्दी में बीसी को किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग करने के लिए किया जाता था? त्यांदा, आर्यव्रत, हिंदू या फिर होड़। तो सिंधु को क्या कहा जाता था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए छठवीं या पाँचवीं शताब्दी बीसी में पुराने फारसी शब्द जो है वो हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता था। सर्वप्रथम ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। क्या नाम दिया? हिंदू नाम दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो पशुपति की, इंद्र की, विष्णु की या फिर वरुण की। तो किस देवता की आकृति जो है वो चिन्हित थी या चित्रित थी? तो इसका राइट आंसर है कि पशुपतिनाथ भगवान की हमारी मूर्ति उसमें चिन्हित थी। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो से हमें एक प्राप्त मोहर मिली है, ठीक है, और उसमें जो है उस मोहर में जो है 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में, कौन? एक पुरुष जो है वो ध्यान की मुद्रा में बैठा है और उसके सिर पर 3 सींग, कितने सींग? 3 सींग हैं, तो इसलिए उसे पशुपतिनाथ भगवान कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो अब इस क्वेश्चन को मैंने अभी बताया है, पशुपति की जब कॉइन्स लगाते थे तो यहाँ पर भगवान भी हम लोगों के उनके कौन से थे? तो पशुपतिनाथ भगवान थे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वो पशुपतिनाथ भगवान की पूजा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि 21 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? सबसे पहले किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेषों को खोजा था? तो वो थे आर जॉन मार्शल साहब थे, आर डी बनर्जी साहब थे या फिर ए कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यही थे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अवशेषों को इन्होंने ही खोजा था। तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1853 में, कब? 1853 ईस्वी से तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर पुरा वस्तुएं प्राप्त की थी। हड़प्पा का सर्वेक्षण कर, सर्वे, ठीक है, सर्वेक्षण कर कुछ पुरा वस्तुएं प्राप्त की थी। कुछ पुरा वस्तुएं प्राप्त की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 22 नंबर में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहली नगरी सभ्यता थी जबकि दूसरी जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहली का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी, और जबकि दूसरी जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर पहला ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब और भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, तो ये बात गलत है। पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था, तो ये भी गलत है। पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की, तो ये भी गलत है। सबसे अच्छा मत जो है वो पहला ही है,
तो इसका राइट आंसर, सबसे अच्छा अंतर जो है वो यही अंतर था कि ये जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी, द्राविडियन लिपि थी, हड़प्पा लिपि थी, या अभी तक सही पहचाना नहीं हो पाई है, अभी सही पहचान नहीं हो पाई है। तो इसका राइट आंसर जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी अभी पहचान ही नहीं हो पाई है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी पहचान ही अभी नहीं हो पाई है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला मैंने कहा था आप लोगों को कि मोहनजोदड़ो को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा को नहीं कहते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, पहली क्लास में ही बताया था कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 26 नंबर में लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो पंजाब में है, नहीं है। सिंध मतलब पाकिस्तान, सिंध मतलब पाकिस्तान में है, गुजरात में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो देखो, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहूदड़ो है, ये सभी जो है वो पाकिस्तान की हैं। तो इसका राइट आंसर है, पाकिस्तान में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो वो पाकिस्तान में है, और कहाँ पर, सिंध प्रांत में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार या फिर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है। तो देखो, मिला तो है, हड़प्पा से भी मिला है और मोहनजोदड़ो से भी मिला है, लेकिन विशाल की बात करते हैं तो विशाल यहाँ पर मिला है, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी मिला है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। तो अगर बात आती है मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक जो है वो बृहद स्नानागार है, लेकिन वहाँ पर हमें एक अन्नागार भी मिला है। तो इसका राइट आंसर, फिलहाल इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो होने को तो इसका राइट आंसर बी भी हो सकता था, हड़प्पा भी, लेकिन इसका भी राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये माना गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन रही आंसर हो जाएगा। आमरी जो है वो जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में है, कहाँ पर है आमरी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि आमरी जो है वो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो अमरी कहाँ पर है, तो अमरी जो है वो है हम लोगों का सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ए ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो हमें बताते हैं कि लोगों का क्या धंधा था। तो लोगों का मुख्य धंधा क्या था, कृषि था, और ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कराया है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं वैकेंसियाँ। ठीक है। वैकेंसी तो देखो, आचार संहिता खत्म हो चुकी है, तो आप लोगों को वैकेंसी तो प्रत्येक जगह पर आएंगी। एबीएस में भी सुना होगा आप लोगों ने कि एबीएस में भी वैकेंसी आ रही हैं। रेलवे में भी आप लोगों को सुना होगा आप लोगों ने, लोको पायलट की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली हैं, 17,000 समथिंग वैकेंसी आने वाली हैं। तो इनको भी आप लोग ये मत सोचिए कि हम टीचर ही बनेंगे, मतलब एक दो मतलब कि जैसे मान लो ए प्लान बी प्लान भी आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर प्लान ए है, प्लान बी भी होना चाहिए। अगर देखो इतिहास की तैयारी करेंगे तो इतिहास सभी में एक जैसा ही ज़्यादातर आता है, टॉपिक को बस कंप्लीट करना है,
सिंधु घाटी सभ्यता अगर मान लो अगर टीचर में पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि अगर लेखपाल की तैयारी करते हैं या बीडीओ की तैयारी करते हैं या फिर झारखंड में कोई भी और एग्जाम की तैयारी करते हैं या पुलिस की तैयारी करते हैं तो उसमें इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता क्या पूछी नहीं जाएगी, उसमें भी पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिए कि सभी एग्जाम में काम आए। और सबसे पहले सभी एग्जाम का सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। मैं आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ें नहीं ऐसी पढ़ाएंगे जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। अर्थशास्त्र में बहुत ही जल्द आप लोगों को क्लासें, अगर आप लोगों के कोई भाई बंधु हैं जो अर्थशास्त्र की क्लास करना चाहते हैं, झारखंड में टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने किया हुआ है, अगर कोई बच्चा लेखा शास्त्र की तैयारी करना चाहता है तो आप लोग इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को तैयारी कराता हूं और इस प्रकार से कराऊंगा। जैसे मान लो अर्थशास्त्र में पहले हम लोग थ्योरी की बात करेंगे, फिर उनके एमसीक्यू की बात करेंगे, फिर उनके प्रीवियस ईयर की बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग तैयारी को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने झारखंड टेट की पहली क्लास को, ये पहली क्लास का जो है, अगर आप लोग पहली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अपना ही चैनल है, आप लोग अपने हैं, ठीक है। और ये अपना एक परिवार है, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।